एवं मैं नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वेदांत बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंकाइलोस्टोमा, जिसको हम लोग हुकवॉर्म के भी नाम से जो है वो जानते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैथोजन है, पैरासाइट है, जो कि ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो इसमें आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है इनके स्ट्रक्चर पे, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर ही जो हैं वो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और इनसे टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी कभी कभार जो है वो सवाल जो है वो आ जाते हैं। तो खैर, हमें उन सभी बातों को बिना देर किए, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात किए बगैर हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं एंकाइलोस्टोमा में। तो जैसा पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पहले आपको एक एग दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको एक एडल्ट दिखाई दे रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें एक मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, जिसमें पहले एग का डेवलपमेंट होता है, फिर लार्वल डेवलपमेंट है, और उसके बाद एक एडल्ट का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस को भी समझेंगे कि एक लार्वा में और एक आपके एडल्ट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपसे, तो एंकाइलोस्टोमा की बहुत सारी ढेरों स्पेसीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम जिस स्पेसीज़ के बारे में बात करने वाले वो एंकाइलोस्टोमा डिओडेनेल के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो स्पेसीज़ हैं, ज़्यादातर स्पेसीज़ के जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलर है। तो इसीलिए अगर आप एक स्पेसीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई दूसरा स्पेसीज़ हो या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कोई दूसरा स्पेसीज़ हो, तो आप इसको मेन अपना वो बना करके, मतलब एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोफार्मा बना करके आप इसके बारे में भी, आप स्पेसीज़ के बारे में ना लिख करके आप एंकाइलोस्टोमा लिख करके केवल बात को भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके सिलेबस में ड्यूडेनेल है तो फिर आप स्पेसीज़ भी लिखिएगा और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आप चीज़ों डेटा को यहाँ से लिख दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी नोट्स आपके बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो ह्यूमंस के अंदर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं, जैसा कि लिखा भी हुआ है, सीरियस इन्फेक्शंस इन ह्यूमन में। और ये एक डेंजरस पैरासाइट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि ये कोई हल्के फुल्के नॉर्मल पैरासाइट नहीं होते, ये एक डेंजरस पैरासाइट के रूप में जाने जाते हैं, कॉमनली नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म। इन्हें हम लोग ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म कहते हैं। और हुकवॉर्म बहुत सारे हैं। देखो, हुकवॉर्म एक कैटेगरी है वॉर्म की, जिसमें आपको सकर लाइक माउथ देखने को मिलता है, तीत देखने को मिलता है। तो हुकवॉर्म एक कैटेगरी है जिसके अंदर एंकाइलोस्टोमा भी आते हैं। कई अदर भी पैथोजन जो है वो हुकवॉर्म के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ कॉमन इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया। मतलब थोड़ा सा ठंड जगह पे, थोड़ा सा गर्म जगह पे, सब ट्रॉपिकल रीजन में मतलब ये पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पैसिफिक आइलैंड एंड साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन ये अगर एशिया को भी कवर कर रहे हैं, उधर यूरोप को भी कर रहे हैं, इधर अमेरिका को भी कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी हद तक ये एक कॉस्मोपॉलिनेटेड है। मतलब कि काफ़ी हद तक ये हर जगह हमें ये देखने को मिलते हैं। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में एंकाइलोस का मतलब होता है हुक्ड, हुक्ड स्टोमा का मतलब होता है माउथ, मतलब हुक्ड लाइक जो माउथ होता है, इसलिए हम इनको एंकाइलोस्टोमा या फिर हुकवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो दिया था डब्बीनी नामक साइंटिस्ट ने 1843 में, इटली में जो है इनके बारे में बताया। और इस पे काम किया गया था 1898 में इजिप्ट में। तो इजिप्ट में इसके बारे में बताया गया और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी जो है वो बताया गया 1898 में। ठीक है, तो ये आपका था एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। बगल में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें एक स्ट्रक्चर आपके लार्वा का है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। और एक आपका स्ट्रक्चर एडल्ट का है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस स्ट्रक्चर आने वाला है, तो एक बाय एक हम सारी बातें पढ़ते चलते, ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। हैबिट और हैबिटेट की अगर मैं बात करता हूँ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल की, तो देखिए भाई, सिंपली सी बात है कि ये मोनोजेनेटिक होते हैं। ज़्यादातर जो एंकाइलोस्टोमा की स्पेसीज़ होती है या एंकाइलोस्टोमा जो ड्यूडेनेल की जो स्पेसीज़ होती है वो मोनोजेनेटिक होती है। मोनोजेनेटिक बोले तो मैंने आपको बताया था एक ही होस्ट होता है इनका, मतलब ये जिनका भी एक ही होस्ट होता है उनको हम लोग
मोनोजेनेटिक का नाम देते हैं। जिनके बहुत सारे होस्ट होते हैं, 2 होते हैं, तो उनको डाइजेनेटिक बोलते हैं। तो इनका चूंकि एक ही होस्ट होता है तो हम लोग इनको मोनोजेनेटिक का नाम देते हैं। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नहीं रहते हैं, ये सॉइल में रहते हैं। सॉइल से ह्यूमन के बॉडी में भी कंटामिनेशन प्रोसेस के थ्रू अंदर आ सकते हैं, मतलब फैल करके अंदर आ सकते हैं। नेल वगैरह से आ सकते हैं, बहुत सारे लोग नेल कुतरते रहते हैं तो उनसे अंदर आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से ये अंदर आते हैं। ज़्यादातर टाइम ये जजनम और डिडनम और फिर उसके बाद इलियम में जाते हैं, फिर वहाँ से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो मैं आपको बाई टू बाई बताऊंगा कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। सॉइल कंटामिनेशन से सबसे ज़्यादा ये फैलते हैं, ओरली ट्रांसमिट ज़्यादा होते हैं। दे फ्लोरिश अंडर प्रिमिटिव कंडीशन वेयर पीपल गो बेयर फूट, मॉडर्न सैनिटरी कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट एंड ह्यूमन फीसेस आर डिपॉजिटेड ऑन द ग्राउंड। जैसा कि आप आज जानते हो कि लोगों के पास में जो है आज जो आप सैनिटरी पैड वगैरह देखते हो, आज लोगों के पास में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं छोटे बच्चों वगैरह में। और नॉर्मली जो है पहले ये सारी चीज़ें इतनी नहीं होती थी, जो फीसेस होता था वो ग्राउंड में डिपॉजिट हो जाता था और उन्हीं फीसेस में जो होते थे वो इनके एग होते थे। और जब कोई क्रिकेट विकेट वगैरह या कोई खेल खेलने जाता था तो वो जो मिट्टी जहाँ पे फीसस होती थी वो हाथ में आती थी और फिर बच्चा आता था उसी से खाना खाता था। मतलब जान लो एक जैसे नॉर्मल कंटामिनेशन होता है। अगर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि कंटामिनेशन कैसे होता है और बाहर टॉयलेट जो है करना ये कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है किसी दूसरे ह्यूमन के लिए। तो पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था, आज हमारे पास में टाइम है कि हम इन सारी आदतों को सुधार करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये अगर आपकी सॉइल कंटामिनेटेड हो रही और अगर आप नंगे पैर टहल रहे हैं वहाँ पे तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि आप इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये आपकी स्किन को भी रैप्चर करके अंदर जा सकते हैं। तो हुकवर्म का ये भी एक बहुत ही खतरनाक केस होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने एक केस और बताया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हुकवर्म की एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे बात किया एडल्ट वर्म की, मतलब एडल्ट वर्म में 2 एडल्ट वर्म आएंगे, एक मेल आएगा एक फीमेल आएगा। पहले ये बात कर रहा है आपसे एक नॉर्मल एडल्ट वर्म की। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिलेंड्रिकल होता है, कोई फ्लैट नहीं होते ये, जैसे आप टीनिया सोलियम जैसा समझ लो, नहीं, बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है जैसे आप पढ़ते हो एस्कैरिस को, ठीक है, उस तरीके से। दे आर पेल पिंक और ग्रेस वाइट कलर के होते हैं, बट में अपीयर रेडिश ब्राउन ड्यू टू इंजेस्टेड फूड। जब ये खाने को गटकते हैं या फिर अपना फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे ये इनका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, वरना नॉर्मली ये ग्रेइश वाइट कलर के होते हैं। बॉडी इज कर्व्ड विद डॉर्सल एस्पेक्ट कॉनकेव। अगर बॉडी की आप बात करोगे तो वेंट्रल साइड से इनकी बॉडी कॉनकेव होती है, मतलब इस साइड से ऐसी होगी और इधर साइड से आपको ये कॉन्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो डॉर्सल साइड से कॉन्वेक्स देखने को मिलते हैं और वेंट्रल साइड से ये हमें कॉनकेव देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी बॉडी रहती है। द एंटीरियर एंड समवॉट नैरो बेंड डॉर्सली सेम डायरेक्शन जेंटली बॉडी कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे डॉर्सल साइड वाला ये हिस्सा, तो आपको वो थोड़ा सा आपको जो है वो कैसा दिखाई देगा? डॉर्सल मतलब टेल की तरफ वाला। इसमें उल्टा डायग्राम बना है, माउथ ये है और टेल ये है, मतलब इनका जो डॉर्सल साइड का हिस्सा होता है थोड़ा सा नैरो होता है, थोड़ा सा पतला होता है। कर्वेचर्स हमें देखने को मिलते हैं इनकी बॉडी में। किस पोर्शंस में? एडा जेनाइटल जनरल बॉडी कर्वेचर हमें देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करता हूँ डॉर्सल साइड में। द सर्वाइकल गेव इट इज़ अ नेम हुकवर्म। और ये जो कर्वेचर हमें यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है, इसी कर्वेचर के कारण हम इनको हुकवर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हुक जैसा कर्वेचर देखने को मिल रहा है, इसी कर्वेचर को हम लोग हुकवर्म कहते हैं। इसी कारण हम इनको क्या बोलते हैं? हुकवर्म के नाम से जानते हैं। माउथ इज नॉट एट द टिप बट डायरेक्टेड डॉर्सली द प्रोमिनेंट बकल कैप्सूल्स। इनके बॉडी में आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको बकल कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। हार्ड काइटिन लाइक सब्सटेंसेस कैरी 6 टीथ होते हैं इनके, जिसमें 4 टीथ जो होते हैं वो वेंट्रली मतलब आगे की तरफ होते हैं और 2 टीथ वो पीछे की तरफ होते हैं ट्रायंगुलर शेप के। तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता था। 4 जो टीथ होते हैं वो हुक लाइक होते हैं, बिल्कुल हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक समथिंग इस तरीके से होते हैं। और जो 2 टीथ हैं वो नॉब लाइक मतलब ट्रायंगुलर प्लेट जैसे होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में
रखेंगे एंकाइलोस्टोमा में। तो ये आपको एक माउथ पार्ट का डायग्राम यहाँ पे दिखाने को आपको मिल गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनकी टीथ आपको देखने को मिल रही। लुक एट दिस, ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये इनकी टीथ है, और ये आखिरी वाली टीथ है जो आपको प्लेट जैसी देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। बाकी ये आपका हुक शेप का होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपकी बकल कैविटीज़ है और ये आपका नॉर्मल फरिंग्स है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर। अभी अब हम आ गए हैं मेल वर्म के ऊपर, तो बहुत ही आराम से बात करेंगे। इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होंगे वो विजुअल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे माउथ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका बकल कैविटी होता है, इस एरिया में फरिंग्स होता है, फिर ओसोफेगस होता है, फिर ये आपकी सिफेलिक ग्लैंड होती है, यहाँ पे आपको मिडगट देखने को मिल रहा है, सीमेंट ग्लैंड देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली मेल वर्म का है। तो मेल वर्म के स्ट्रक्चर और फीमेल वर्म के स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, तो आप पहचान सकते हो। फीमेल मेल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फीमेल जो है मेल के हिसाब मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है। मेल में आपको कॉपुलेटरी बर्सा देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाले से लेकर पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। कॉपुलेटरी बर्सा जो है वो हमें देखने को मिलता है मेल वाले में। और यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे आपको एक प्लेट दिखाई देती है जिसको हम लोग कॉपुलेटरी वर्सा कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में यहाँ पे कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स होते हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हैं। मेल वर्म जो होता है वो स्मॉलर होता है फीमेल वर्म के मुकाबले, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। थिक होता है, तकरीबन 0.4 mm थिक होता है। पोस्टीरियर एंड, इसके लास्ट मतलब जब टेल एंड पे जो है मेल इज एक्सपेंडेड एज अम्ब्रेला लाइक। देखो यहाँ पे एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे। तो यहाँ जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग कॉपुलेटरी बर्सा का नाम देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्लॉका भी जो है वो देखने को मिलती है, जो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह के रिमूवल में भी काम में आती है। आपने पढ़ा होगा क्लॉका के बारे में। साथ में यहाँ पे क्लॉका होती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द कॉपुलेटरी बर्सा कंसिस्ट 3 लोब्स। कॉपुलेटरी बर्सा की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 लोब्स होते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है। यहाँ 3 लोब्स होते हैं और इन 3 लोब्स में आपको रेज दिखाई देती है। देखो ये जो रेज जैसा स्ट्रक्चर नहीं आपको देखने को मिला, दैट इज रेज। तो यहाँ पे आपको 13 फ्लैशी रेज देखने को मिलती है। मैंने कम बनाए लेकिन कितनी 13 आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप इतना मोटा मोटा नॉलेज रखिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको इतना भी नहीं जानना है। द पैटर्न ऑफ रेज हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। ये जो इनका जो रेज होता है ये अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरीके का होता है। नंबर किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हर किसी में अलग अलग होता है। हम जिसको पढ़ रहे हैं उसमें हमें 13 फ्लैशी काइटिनियस रेज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यही वो हमारा रेज जो है वो होता है, जिसके कारण हम पहचान सकते हैं कि कौन सी स्पेसीज है कौन सी स्पेसीज नहीं है। देयर आर 2 लॉन्ग रेक्टाइल ब्रिस्टल लाइक कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स। यहाँ पे आपको एक लंबे लंबे से स्पाइक्यूल्स देखने को मिले, ब्रिस्टल लाइक स्पाइक्यूल्स। द टिप ऑफ प्रोजेक्शंस फ्रॉम द बर्सा, जो कि बर्सा के प्रोजेक्शन से ही निकले हुए रहते हैं, जिनको हम लोग कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फीमेल वर्म के स्ट्रक्चर की। फीमेल वर्म का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे एनस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हिंडगट देखने को मिलता है, जो बिल्कुल जैसे कि हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसी तरह से इनमें हिंडगट होता है। जैसे हमारे में इंटेस्टाइन होता है, इनके में मिडगट होता है, ठीक है। तो इनके में इसी तरीके से काम चलता रहता है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी होती है, लंबी होती है और मोटी भी ज़्यादा होती है ये। तो ये बात ध्यान रखिए कि तकरीबन वो 0.4 mm थिक था, ये 0.6 mm थिक होती है, ठीक है। साथ में इनके दोनों एंड, ऊपर वाले और नीचे वाले एंड थोड़े थोड़े आपको नैरो जो है वो टैपर मतलब नैरो देखने को मिलेंगे, और आखिरी वाला तो बहुत ज़्यादा ही नैरो आपको देखने को मिल जाता है। देखिए शॉर्ट पोस्ट एनल टेल आपको देखने को जो है वो मिलती है, टैपर होती है, ब्लंटी होती है और एनल मतलब वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द वल्वा ओपन वेंट्रली एट जंक्शन ऑफ मिडिल एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ बॉडी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक वेजाइना देखने को मिल रही है, वेजाइनल ओपनिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। द वेजाइना लीड टू इंटरकलरी क्वाइल्ड ओवेरियन ट्यूब विच ऑक्युपाइड इन हिंद मिडिल पार्ट ऑफ द वार्म। यहाँ से देखिए इन्हीं वेजाइना के नीचे से आपको क्या देखने को मिल रही है, बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो
कॉइल्ड किसका है? द कॉइल्ड ऑफ ओवरी एंड ओवी डक्ट। तो आप ये बोल सकते हो कि कॉइल्ड जो होता है ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे वेजाइना है, उसके नीचे जो आपकी कॉइल्स होती हैं कहाँ तक होती हैं? ये आपके यहाँ पोर्शन से शुरू होती, मिडिल पोर्शन से शुरू होती हैं और यहाँ से शुरू होने के बाद ये पूरा टेल तक हमें जो है वो देखने को मिलता है। जब कॉपुलेशन होता है, मेल अटैच टू कॉपुलेटरी वर्सा टू वल्वा, जब यहाँ पे होता है तो इसी जगह पे आकर के जो मेल होते हैं वो अपने कॉपुलेटरी वर्सा के थ्रू यहाँ पे अटैक हो जाते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं और एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन मेल फ्यूज विथ या व्हेन मेल कंबाइंड विथ फीमेल देन द शेप वी कैन सी इज़ अ वाई शेप। ठीक है, तो वहाँ पे हमको वाई शेप जो है वो देखने को मिलता है जब दोनों पेयर में जो है वो यहाँ पे आते हैं। सेक्सेस आर इजीली डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर साइजेस, हम साइज के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, द शेप ऑफ पोस्टीरियर एंड पोजीशन ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर एंड पीछे की तरफ तो हमें जेनाइटल ओपनिंग एनस जो है वो देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सीधी लाइफ साइकिल को लेकर के। तो देखिए लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इनकी, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे एनिमल के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको कुछ लाइफ साइकिल्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने 3 स्पेसीज रखी गई हैं जिनका नाम है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, एंकाइलोस्टोमा सेलेनिकम और निकेटर अमेरिकनस। तो ये जो है ये सभी के सभी हुक वॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। अगर मैं बेसिक आपको साइकिल बताऊं तो देखिए बेसिक साइकिल कुछ ऐसी है कि सबसे पहले जो एग होता है वो फीसस के थ्रू मैदान में पड़ा हुआ है। कोई आदमी गलती से गया, उन एग को अपने घर लेकर के चला आया, क्रिकेट खेलने के बहाने किसी भी बहाने गया और वो गलती से उन एग को अपने घर पे लेके चला आया। अब वो जो एग है वो किसी न किसी कारणवश जो है भाई, मान लो कि नाखून में है तो नाखून को तरह तो चला आया, या फिर कुछ नाखून से कोई भी काम करेगा, खाना भी खाएगा तो जा सकता है। तो जब ये एग बॉडी में पहुंचता है तो ये कन्वर्ट होता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, हैज्ड करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फिलीफॉर्म लार्वा में। तो इनमें 2 लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलती है। एक जो सबसे पुरानी लार्वल स्टेज होती है उसका नाम होता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, और जो थोड़ी सी बाद में रैबिडिटीफॉर्म लार्वा के बाद जो लार्वा डेवलप करती दैट इज फाइलेरिफॉर्म लार्वा। फिर ये फाइलेरिफॉर्म जो लार्वा होती है ये स्किन के अंदर पेनेट्रेट करते हैं, मतलब जो लोग नंगे पैर टहलते हैं या जिनके पैर में थोड़ा सा चोट वगैरह लगी है वहाँ से ये क्या काम करते हैं कि डायरेक्ट पैर के अंदर से एंटर करते हैं और पहुँच जाते हैं बॉडी के ब्लड में, और ब्लड में पहुँचने के बाद फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो मैं स्टेप वाइज सारी बातें आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये मोटा मोटी बात थी। सबसे पहले जो एग होता है वो स्टूल के थ्रू पास होता है, स्टूल मतलब फीसस के थ्रू पास होता है। जब वो आपका बॉडी में जाता है तो 1 या 2 दिन में वो जो एग होता है जो फीसस में पड़ा होता है वो धीरे धीरे जो है भाई काम करना शुरू कर देता है, मतलब वो फीसस से जो है वो धीरे धीरे हैच करता है, मतलब बाहर आने लगता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो बन जाता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा और ग्रो करता है। ग्रो इन द फीसस में हो सकता है या फिर सॉइल में। तो पहले एग में रहता है, फिर एग में वो वहीं पे ग्रो करता रहता है लार्वा के फॉर्म में। 5 से 10 दिन में दे बिकम फाइलेरी फॉर्म, और उसी सॉइल में 5 से 10 दिनों में ये फाइलेरी फॉर्म लार्वा में डेवलप हो जाता है। तो जब ये 5 से 10 दिनों में फाइलेरी फॉर्म लार्वा में डेवलप हो जाता है तो ये एबल हो जाता है कि किसी भी ह्यूमन के स्किन्स में एंटर कर सकता है। 3 से 4 हफ्ते में जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन लगता है और कोई ह्यूमन होस्ट इसके पास में आता है नंगे पैर और या फिर कहीं पे चोट वगैरह उसको लगी है तो लार्वा जो है ये फाइलेरी फॉर्म लार्वा उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसकी स्किन में एंटर कर जाता है। एंड कैरीड थ्रू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है? हार्ट में पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है, पल्मोनरी एल्वियोलाई में पहुँचता है, फरिंग्स में पहुँचता है, मतलब हर जगह पे पहुँच करके ये क्या कर देता है? ये इन्फेक्ट करने लगता है। हर जगह पहुँच करके ये क्या करने लगता है कि ये आपका इन्फेक्ट करने लगता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। और जब ये फरिंग्स में पहुँचेगा, मतलब पहले एल्वियोलाई में जाएगा, पूरे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा तो फरिंग्स में आएगा भाई, कफ के रूप में फरिंग्स में आएगा,
और जब वही चीज़ हम खाएंगे या फिर गटकेंगे तो कफ के थ्रू जब फरिंग्स में रहेगा तो वही किस में चला जाएगा, फिर दोबारा लौट के कहाँ चला जाएगा, पहुँच जाएगा स्टमक में, और स्टमक के बाद डेडुनम में पहुंच जाएगा, और फिर जाकर के वो वहाँ पे वो डेडुनम और डेडुनम को इन्फेक्ट करेगा। इसीलिए तो हमने इनका नाम एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल रखा है। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कैसे मैंने लाइफ साइकिल आपको बताई। सबसे पहले गलती से मान लो भाई अब इंटेस्टाइन में है, मान लो किसी चचा के इंटेस्टाइन में है, चचा बाहर गए, भाई जानते हैं ये लोग जो बहुत सारे ऐसे जो गांव वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल फालतू में कहते हैं नहीं नहीं हम सोच नहीं जाएंगे, हम भाई साहब बाहर नहीं जाने वाले, हम जो है बाहर जाने वाले, हम यहाँ पे नहीं, हम शौचालय नहीं बनवाएंगे, हम टॉयलेट नहीं बनवाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा विरोध करते हैं तो वो बाहर चले जाए। मान लो भाई चाचा गए बाहर, चाचा इन्फेक्टेड थे और उन्होंने एग को वहाँ पे गिरा दिया। अब वहीं पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं, कुछ भी करते हो, अब धीरे धीरे वो सॉइल में मिल गया, लेकिन वो एग है ना भाई मेरे, वो तो सिस्ट के अंदर है, तो वो एग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब जो वो एग है वो धीरे धीरे वहाँ डेवलप करेगा, वहाँ एग डेवलप किया, रेडिटीफॉर्म लार्वा बना, पहले हैच हुआ, एग टूटा, रेडिटीफॉर्म लार्वा रिलीज हुआ वहीं पे सॉइल में ही, और फिर उसमें से जो है फाइलेरिफॉर्म लार्वा बना। अब जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे या कोई भी जाता है जिसके पैर में चोट है, नंगे पैर है, तो वो उनके स्किन में पेनेट्रेट कर जाता है, और स्किन में पेनेट्रेट करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, ब्लड वेसल में पहुँचेगा। ब्लड वेसल में पहुँचने के बाद वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है आपके ह्यूमन के लंग्स में, फरिंग्स में, इन सब जगह पे आपका चला जाता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लाइफ साइकिल ड्रॉ करवाना चाहूँ तो आप बेसिक तौर पे सिंपल लाइफ साइकिल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं भाई, थोड़ी आपकी और मदद कर लेते हैं। मदद करने में कोई बुराई थोड़ी नहीं होती, आओ चलो कर लेते हैं भाई। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई, नंबर 1 बात तो ये है कि देखो स्टूल में आ गया चाचा के थ्रू, स्टूल में चाचा के थे, ठीक है, स्टूल के बाद वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया, वो गया भाई साहब, वो स्टूल के थ्रू जो एग था वो अब डेवलप हुआ, होना शुरू हुआ। जब एग डेवलप हुआ तो आपका बन गया पहला नंबर 1 लार्वा, ठीक है। तो नंबर 1 जो लार्वा जो बना, उसके बाद नंबर 2 फाइलेरिफॉर्म लार्वा बन गया, और फाइलेरिफॉर्म लार्वा बनने के बाद वो स्किन के अंदर पेनेट्रेट कर दिया, स्किन पेनेट्रेशन हुआ, स्किन के अंदर वो पेनेट्रेट कर गया, और स्किन के अंदर पेनेट्रेट करके भाई ब्लड के थ्रू द ब्लड वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच गया, जैसे कि आपके हार्ट में पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, और फिर वहाँ से पहुंचने के बाद लंग्स के थ्रू कफ के रूप में वो आ गया फरिंग्स में। फरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हवा भी जाती है और खाना भी जाता है, तो फरिंग्स में बाई फूड जो होगा वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा, और ड्यूडेनम जेजुनम में फिर जाने के बाद फिर से स्टमक में जाए, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर से स्टूल के थ्रू बाहर चला आएगा। तो ये बहुत ही कॉमन लाइफ साइकिल आपको मैंने यहाँ पे बताई है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही आपकी एक कॉमन लाइफ साइकिल थी, स्ट्रक्चर्स वगैरह था, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा स्ट्रक्चर्स आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कॉपुलेशन अकर इन होस्ट इज इंटेस्टाइन, जो मेन कॉपुलेशन ये करते हैं, मतलब आपस में जो ये जो एग प्रोड्यूस हो रहा है तो ये किसी कॉपुलेशन से ही तो हुआ होगा। तो मेन इनका जो कॉपुलेशन होता है, मतलब मेन जो ये अपनी जनसंख्या बढ़ाती है वो ह्यूमन के पेट में ही बढ़ाते हैं, इंटेस्टाइन में बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेटरी जो ब्रसा होती है, ब्रसा जो कॉपुलेटरी ब्रसा होती है या ब्रूसा होती है, ये जो है मेल का, ये वल्वा के पास पहुंचता है फीमेल के, और वहाँ पे स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है, और स्पर्म ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। सेमिनल रिसेप्टिकर उन एग को भाई साहब मतलब एग और वो फ्यूज़ करते हैं, और फिर उनका डेवलपमेंट होता है। जो एग होता है, जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, तकरीबन एक बार में ये 28,000 एग्स जो होते हैं, द फीमेल वर्म ले एग्स इन इंटेस्टाइन इन होस्ट विथ अप्रॉक्सीमेटली 28,000 एग डेली। जो है अगर आप इन्फेक्टेड हो गए इनसे तो तकरीबन 28,000 एग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। द एग कंटेनिंग सिगमेंटेड ओवा, फिर 4 ब्लास्टोमियर, देन ये एग जो होंगे इनमें सिगमेंटेड ओवा होते हैं जिसमें 4 ब्लास्टोमियर होते हैं जो फीसस के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू मतलब फीसस में पहुंचते हैं, ठीक है ना। मतलब जब ये फीसस से बाहर जाते हैं तकरीबन 4 ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो सिगमेंटेड ओवा होते हैं। एग फ्रेशी पास्ड इन फीसस आर नॉट इफेक्टिव फॉर ह्यूमन, अगर एग जो है जा रहा है ह्यूमन के पास में तो वो ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
लेकिन अगर वो फाइलरी फॉर्म लार्वा में डेवलप हो गया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये था आज का वीडियो एंकाइलोस्टोमा के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और ग्रेजुएशन के सारे वीडियो के लिए आप विधान बायोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ आपको बना करके देता हूँ बिल्कुल फ्री। थैंक यू वेरी मच।